नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग फूल के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इक्विटी इन्वेस्टिंग में और ख़ास करके मोमेंटम इन्वेस्टिंग में टैक्सेशन की। तो वीडियो काफ़ी छोटी होनी चाहिए। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू गिव मोर देन 10 मिनट्स फॉर दिस वीडियो। और आज हम पोर्टफोलियो की बात नहीं करेंगे, उसकी वैसे ही बात होती रहती है, मे बी 1 मिनट बट विल सी। तो शुरू करते हैं वीडियो। और पहले हम समझते हैं जल्दी से कि टैक्सेशन का लैंडस्केप क्या है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग इन इंडिया। ठीक है, तो टैक्सेशन जो है वो इक्विटी इन्वेस्टिंग में गेन्स पर होती है और ये डिफरेंट एसेट क्लासेस में भी गेन्स पर ही होती हैं। इसको कैपिटल गेन्स टैक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, जो कैपिटल एसेट्स पे टैक्सेशन होती है। तो दिस इज ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया आपका LTCG जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, दूसरा हो गया STCG जो है शॉर्ट टर्म। और इसकी जो अवधि है या जो पीरियड है दैट द गवर्नमेंट डिफाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अभी इक्विटी के अंदर ये आपको ये सारी बेसिक्स आपको वैसे पता होंगी, सारे इक्विटी इन्वेस्टर्स को मोस्टली पता होंगी। अगर आपको नहीं पता तो वी आर जस्ट गिविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू बिफोर वी गो टू द मोमेंटम साइड ऑफ इट कि मोमेंटम इन्वेस्टर्स को ये कैसे अफेक्ट करता है डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर हम LTCG और STCG का डेफिनेशन देखें इन दी इक्विटी एसेट क्लास, तो ऐसा है कि अगर आपने कोई इक्विटी एसेट की डिलीवरी ली है और आपने 12 महीने से ज़्यादा रख के उसको बेचा है, प्रॉफिट पे बेचा है, लॉस पे बेचा है, वो बात की बात है। पर अगर 12 महीने आपने रखा है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, और अगर आपने 12 महीने से कम रखा है तो वो होता है शॉर्ट टर्म। राइट, तो 12 महीने से अगर आपने ज्यादा रखा है तो उस पे आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और वो होता है अगर आपका 1 लाख से ज्यादा का गेन है तो उस पे आप 10% का टैक्स लगाओगे। राइट, तो 10% वहां आ गया। और अगर आपने एक साल के अंदर ही कोई मतलब एसेट को बेच दिया है, लेट्स से यू बॉट समथिंग ऑन नवंबर 15 2022 और आपने उसको नवंबर 10 2023 पे ही बेच दिया, राइट, तो 365 डेज आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आपको उस पे देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको टैक्स रेट लगता है 15% का। राइट, तो हर एसेट क्लास की तरह अगर आप जल्दी बेचोगे तो यहाँ पे टैक्स थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और आप मतलब एक साल से ज्यादा रखोगे तो टैक्स रेट थोड़ा सा कम लगेगा। तो बट कब दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स जो कि डिसाइड कर सकते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है। एज मोमेंटम इन्वेस्टर्स हम थोड़े बहुत सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। विल टॉक अबाउट इट। यहाँ पे हम बात करेंगे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की। आपको सबको पता होगा, और आजकल मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड भी होने जा रहा है, तो बहुत सारे चर्चे होंगे इसके बारे में कि टैक्स कैसे बचाना है। देयर विल बी अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बेसिकली क्या है कि आपको जो अपना टैक्स ऑब्लिगेशन है, एक तो हो गया आपकी जितनी इनकम है उसके हिसाब से आप टैक्स देते हो, आप टैक्स भरते हो। तो अगर आपने इनकम को कम कर दिया तो टैक्स भी कम हो जाएगा। अब इनकम को कैसे कम करोगे? इनकम व्हेन इट कम्स टू इक्विटी, इनकम हो जाएगी आपकी जो रियलाइज्ड गेन है वो। तो रियलाइज्ड गेन आपकी अगर बहुत ज्यादा होगी, अगर वो थोड़ी सी ऑफसेट हो जाए, राइट, वो रियलाइज्ड गेन कम हो जाएगी। अगर गेन कम हो जाएगी तो टैक्स कम हो जाएगी। सो बेसिकली फंडा वही है। और गेन को कम कैसे करना है? ये बेसिकली ऐसे करना है कि आपके अगर कोई एसेट्स लॉसेस में पड़े हुए हैं तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के टाइम हम अनरियलाइज्ड लॉसेस को रियलाइज्ड लॉसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब जो हमको पोर्टफोलियो में दिख रही होती है कि हाँ भाई ठीक है, ये 20% लॉस पे है, 30% लॉस पे है, 1 लाख का लॉस हो रहा है, यहाँ पे जो भी है, जो भी अमाउंट है, उसको आप बेसिकली कन्वर्ट कर दोगे रियलाइज्ड में। मतलब उस स्टॉक को आप बेच दोगे, और अगर उस स्टॉक में आपका कन्विक्शन ज्यादा है, दिस अप्लाइज मोर टू फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, फॉर बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर्स। अगर आप में उस स्टॉक में कन्विक्शन ज्यादा है तो आप उसको वापस ले सकते हो। जैसे अब 31 मार्च आने वाला है, तो आपने लेट्स से 28 मार्च को बेच दिया और फिर आपने मतलब 2 दिन बाद उसको खरीद लिया वापस, राइट, तो वो आपने नेट उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, पर फाइनेंशियल ईयर मतलब दिस वन 23-24 में ये हो गया कि आपका जो गेन था वो थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज आपने एक जगह लॉस बुक कर लिया। वो लॉस पहले अनरियलाइज था, वो रियलाइज हो गया, तो लॉस हो गया, तो उस उतने से वो गेन ऑफसेट हो गया, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स आल्सो ऑनलाइन अवेलेबल, यू कैन सी। आप किसी भी वेबसाइट में या बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जहां पे आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का एग्जांपल के साथ देख सकते हैं कि कैसे कम होता है। बेसिकली ऑब्लिगेशन कम करना है आपको। यहाँ पे एक चीज याद रखनी बहुत जरूरी है कि अगर कोई स्टॉक मतलब
आप अगर किसी को बेच रहे हो 700 रुपए में और आप प्लान कर रहे हो उसको वापस बाय करने का 700 रुपए में या थोड़ा बहुत इधर उधर, तो यू शुड कीप इन माइंड कि यू आर अज्यूमिंग, दिस इज एन अजम्पशन कि वो स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट नहीं करेगा। अच्छा चलो डिप्रिशिएट करेगा तो फिर तो आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने उसको ज्यादा में बेच दिया था, आप वापस उसको नीचे में खरीद सकते हो अगर आपका फंडामेंटल टाइप का व्यू पॉइंट है या अगर आपको मतलब उस तरफ से सोचना है तो। पर अगर आपको अगर वो अप्रिशिएट हो गया, इन केस वो गलती से अप्रिशिएट हो गया, तो आपने 700 में बेचा था और आपने उसको लेट्स से 720 में आपको खरीदना पड़ रहा है, सो दैट इज अ कैच। सो इन दैट केस आप फंस के भी रह सकते हो कि चलो मतलब और एक हफ्ता देख लेते हैं, उसमें अगर वो 720 से वापस 750 हो गया तो फिर आपको दिक्कत है, राइट। तो बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। तो स्टॉक, जब आप कोई टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर रहे हो किसी स्टॉक में एंड यू प्लान टू बाय बैक दैट स्टॉक इन सम डेज अगेन, देन आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक में मतलब स्टॉक के प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो बिटवीन द डे यू आर सेलिंग इट एंड द डे यू आर रीबाइंग इट, राइट। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में हमेशा ये कंसेप्ट होती है कि ऐसे स्टॉक्स में ही मतलब आप लॉस बुक करो which are not really on the move, right। अगर वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर गई विद इन अ फ्यू डेज, देन आप फिर बेटर रहोगे कि वापस कब आना है, अंदर घुसना है, राइट। तो ये हो गई बेसिक जो है बेसिक टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की फ्रॉम एन इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी देखते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में ये कैसे अप्लाई होता है। तो a lot of things that we usually see on YouTube or on other channels from a fundamental investing perspective or from a buy and hold investing strategy perspective that doesn't apply to momentum investing। पहली बात यह है कि एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर आप हमेशा पीरियोडिक रीबैलेंसिंग करते रहते हो, राइट। वो चाहे 3 महीने में कर रहे हो, चाहे आप मंथली कर रहे हो, चाहे आप वीकली कर रहे हो, यू आर ऑलवेज पीरियोडिकली रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। तो अगर आप रीबैलेंस जब भी कर रहे हो तो स्टॉक्स आ रहे हैं, स्टॉक्स जा रहे हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो में वो कांस्टेंट रहते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंटली प्रॉफिट्स या लॉस बुक कर रहे हो, चाहे आप गेन के साथ एग्जिट कर रहे हो, चाहे आप लॉस के साथ एग्जिट कर रहे हो, बट चर्न होती रहती है। मोमेंटम इज अ हाई चर्न स्ट्रेटजी, राइट। तो इसमें बिकॉज चर्न होती रहती है, आपकी फ्रीक्वेंट बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हमेशा चलती रहेगी। तो लॉसेस ऐसा नहीं कि आप साल के एंड तक वेट कर रहे हो कि मैं लॉस में अब बेचूंगा और अब मैं अपना लॉस दिखाऊंगा अपने टैक्स पर्पस के लिए, राइट। लॉसेस हमेशा होते जा रहे हैं, साल भर हो रहा है, प्रॉफिट भी साल भर हो रहा है, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऐसी कोई रश नहीं है जैसे बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजीज में रहती है कि हम 30% के लॉस पे बैठे हुए हैं, 8 महीने से हम 30% के लॉस पे बैठे हुए हैं किसी स्टॉक पे और उसको जाके मार्च 31 को मेरे को बेचना है, राइट। सो वो चीज नहीं होती बिकॉज आप उतना वेट ही नहीं करते हो। वी कट द लूजर्स फास्ट, राइट। हम वी राइड ऑन द विनर्स, वी कट द लूजर्स फास्ट। हम वेट नहीं करते कि 8 महीने के बाद स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, वो क्या करेगा, जब चलेगा तब वापस देख लेंगे, अगर नहीं चल रहा है तो जल्दी निकलो उससे, राइट। फंडा ये है। तो हम हमेशा निकलते रहते हैं और इसी वजह से हमारा बिकॉज ये रीबैलेंसिंग होता रहता है तो हमारे लॉसेस भी हमेशा सीक्वेंशियली आते रहते हैं, राइट। हमको लास्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं है, वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका कोई ऐसा लॉस है जिसमें मतलब विच इज ऑलरेडी वेरी सिग्निफिकेंट, तो आप हमेशा अपने एग्जिट क्राइटेरियन को देखिए। एग्जिट क्राइटेरियन के हिसाब से आपने ऑलरेडी इसमें लॉस बुक कर लिया होगा, क्योंकि लोग कभी कभी ऐसे एग्जांपल्स दिखाते हैं टैक्स लॉस, मतलब मैंने मतलब बाकी यूट्यूबर्स की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी एग्जांपल्स को ले ले। आप ऐसा बोलते हैं कि अगर 30% के लॉस पे बैठा हुआ हूं तो मैं लाइक मार्च के लास्ट में मैंने बेच दिया और इतना सारा लॉस मैंने दिखा दिया तो मेरा टैक्स गेन बिल्कुल कम हो गया। उस टाइप की सिचुएशन मोमेंटम इन्वेस्टिंग में इट इज लेस लाइकली टू कम, क्योंकि आप 30% के लॉस पे बैठे नहीं रहोगे ना भाई। मतलब आप 40% के लॉस पे आप थोड़ी बैठे रहोगे, आप तो पहले से ही निकल चुके होगे। तो ऑलवेज कीप योर एग्जिट क्राइटेरियन इन माइंड, दैट शुड बी योर सिस्टम, योर एंट्री एग्जिट, दैट इज योर प्राइमरी गाइडिंग पिलर्स, राइट। आप ये सोच के कभी भी अपने सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते कि चलो चलो इसको मार्च में बेच देंगे 40% के लॉस पे, राइट। दैट डजंट हैपन। सो ये पॉइंट भी उतना रेलेवेंट नहीं है फॉर मोमेंटम इन्वेस्टर्स। तीसरा पॉइंट ये है कि रीबाइंग ऑल्सो डजंट अप्लाई। हम फंडामेंटल में ऐसा बहुत लोग सोचते होंगे कि हाँ ठीक है, मैंने कोई अच्छे स्टॉक का नाम लेते हैं, एशियन पेंट्स हो गया, राइट, एशियन एचयूएल हो गया, एचयूएल अभी काफी गिरा हुआ है, एचयूएल हो गया, तो मेरे पे एचयूएल पे 30% का लॉस है और स्टॉक कहीं जा नहीं रहा है और शायद और भी गिरने की चांस कम है बिकॉज इट्स अ वेरी स्टेबल स्टॉक, उठने के भी चांसेस कम है क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रिगर कोई नहीं है, तो मैं अभी बेच लेता हूं और मैं वापस खरीद लूंगा। ये जो माइंडसेट होता है कि मैं अभी बेच लेता हूं फॉर टैक्स पर्पस और फिर वापस खरीद लूंगा, मोमेंटम में ये यूजुअली आता नहीं है। मोमेंटम वाला जब बोलता है कि मैं इसको बेच रहा हूं मतलब मैं बेच रहा हूं, जब तक वो फिर से मेरा एंट्री क्राइटेरियन को सेटिस्फाई ना करे मैं उसको वापस नहीं देखूंगा,
राइट, दैट इज वेरी क्लियर कट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. हमारा एग्जिट क्राइटेरियन, इसीलिए हम डिस्क्रिशनरी एग्जिट्स एंड एंट्रीज नहीं करते, राइट. तो उस टाइप से हम अगर कोई स्टॉक अगर मैं बेच रहा हूं, सो इट मस्ट हैव मेट माय एग्जिट क्राइटेरियन, इसलिए मैं बेच रहा हूं उसको. तो अगर एग्जिट क्राइटेरियन है तो मैं वापस ऑब्वियसली उस पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज देयर वुड बी अदर बेटर रैंक्ड एसेट्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम टू इन्वेस्ट इन. अगर एचयूएल, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एचयूएल तो मोमेंटम स्क्रीनर में आने का चांस बहुत कम है, पर अगर आ गया और मैं उसमें लॉस में निकल रहा हूं, तो वो जो पैसा निकल के आएगा, I would reinvest in a trending momentum stock rather than a stock that I'm already exiting, right? So rebuying usually आती नहीं है for momentum investors. So that is the third point. The fourth point is that अगर किसी स्टॉक ने एग्जिट क्राइटेरिया आपका मीट नहीं किया है, जैसे हमारे दो एग्जिट क्राइटेरिया है मोटा मोटी, वो ये है कि अगर वर्स्ट रैंक हेल्ड आपका मोमेंटम स्क्रीनर में रीबैलेंसिंग के वक्त किसी स्टॉक का अगर रैंक 50 से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको निकाल देंगे. दूसरा है कि अगर वो अपने ऑल टाइम हाई से 20% गिर गया तो हम निकाल देंगे, राइट. तो ये दो अगर मीट नहीं हो रहे हैं और फिर भी मैं किसी स्टॉक को बेच रहा हूं, तो दैट कैन बी रिस्की. सॉरी. So that can be risky. Why? Because momentum is an inherently volatile strategy, right? तो अगर इतनी volatile strategy है और मेरी exit criteria भी meet नहीं हुई, मैं बस अंदाजे पे बेच रहा हूँ, मैं assume करके बेच रहा हूँ कि चलो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. In momentum you can never assume कि कुछ नहीं होगा. Stocks यहाँ पे एक एक दिन में 10% गिरते भी हैं और एक एक दिन में 10% बढ़ते भी हैं, right? So अगर आपने एक वैसा दिन मिस कर दिया तो आपका फिर it doesn't make sense to do all this. तो एग्जिट क्राइटेरियन जब तक ना मीट हो तब तक सिर्फ टैक्स सोच के आप उसको बेच नहीं सकते. सो यू हैव टू काइंड ऑफ स्टिक टू योर सिस्टम, एंड दैट इज व्हाई ऑल दिस हुपला ऑफ लाइक सेविंग अ लॉट ऑफ टैक्स एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, जितना ये बाय एंड होल्ड और फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को अप्लाई हो सकता है, उतना मोमेंटम इन्वेस्टर्स को अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंट लेवल पे ये सब चलती रहती है, लॉस बुकिंग एंड ऑल, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स दैट वी जस्ट डिस्कस्ड. लास्ट पॉइंट इज कि हम सब, even though we are doing momentum investors, not all of us would be 100%, not all of not 100% of our equity portfolio would be in momentum, right? हमारा equity में let's say 100 है, so maybe 70 of it is in momentum and 30 of it is in I don't know, it can be anything, it can be index for some, it can be fundamental investing for some, it can be growth investing for some. आप कुछ भी नाम दे लो, आप अगर आप 100% अगर invested नहीं हो and there is an X% which is into non-momentum strategies, और अगर उसमें अगर लॉस है तो आप उस चीज को देख सकते हो. तो फॉर अ मोमेंटम इन्वेस्टर the only the most relevant point in terms of tax loss harvesting जो मैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अगर आपका a portion of your equity portfolio is a non momentum strategies, तो आप उन स्ट्रेटजी में, उस पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स लॉसेस में है, उनको बेच के आप थोड़ा बहुत अपना कैपिटल गेन्स को ऑफसेट कर सकते हो और उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, राइट. सो दैट इज बेसिकली इट. ये मेरा मानना है, दिस इज माई टेक ऑन द टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव. और हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप भी बताएं कि आप किस टाइप की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन इफ यू आर अ मोमेंटम इन्वेस्टर, एंड विल डिस्कस इट, वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑल्सो. और अब आए ही हैं तो एक बार लेट्स लुक एट द पोर्टफोलियो एज वेल. सो मैं यहाँ लेट्स से, I'm not sure if this is refreshed right now, but overall index is in negative and we were slightly in positive. I think we are still in positive. EI Hotel has risen a bit, और जो गैप है हमारे और इंडेक्स के बीच में वो शायद थोड़ा सा कम हुआ है. एंड देयर इज नॉट मच मूवमेंट इन मार्केट. यूएस मार्केट भी थोड़ा सा नेगेटिव था, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी हैपनिंग इन आवर मार्केट टुडे, बट अभी जस्ट मार्केट स्टार्ट हुई है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और आपके जो टैक्स मोमेंटम इन्वेस्टिंग के हिसाब से आपके जो टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज हैं, या अगर आपका कोई और व्यू पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, तो वो कमेंट्स में लिखना मत भूलिए. एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय.